जय हिंद लर्नर्स, मैं कृष्ण कुमार स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय से। आज का जो टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ कैनवास, कि किस तरीके से हम कैनवास को बनाने की तैयारी करते हैं, कैनवास किस तरीके से बनाया जाता है। आज के वीडियो में हम कैनवास की पूरी प्रक्रिया देखेंगे, शुरुआत से लेके अंत तक कि किस तरीके से हम कैनवास को घर पर बना सकते हैं और किस तरीके से कैनवास बनाया जाता है। मार्केट में कई प्रकार के कैनवास अवेलेबल हैं, बहुत से कैनवास हैं। उन चीज़ों के बारे में, उन पॉइंटों पे, उन मुख्य बिंदुओं पर हम आगे चलकर बात करते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसका इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले कैनवास के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि कैनवास का इतिहास क्या है, क्योंकि हर चीज़, किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी मुख्य बिंदु को हम अंदर तक तभी जान सकते हैं जब तक हम उसके इतिहास को अच्छे से ना जान लें। तो सर्वप्रथम हम उसके इतिहास के बारे में बात करेंगे कि कैनवास शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। हम सीधा थोड़ा बहुत पीछे जाते हैं कि कैनवास शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, सबसे पहले कैनवास कब यूज़ में लिए गए। ये छोटे छोटे मुख्य बिंदु हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम कैनवास शब्द की उत्पत्ति हुई कैनबिस शब्द से। कैनबिस एक गांजे के पौधे की ब्रीड का नाम है। एक गांजा, जो भांग का जो पौधा होता है, उसकी ब्रीड का नाम है कैनबिस, जिसके अंतर्गत कुछ कैनवासेस के नाम बने। वेनेथियन, हेम्प, सैनक्लॉथ, ये उस कैनवास का नाम था जो सर्वप्रथम यूज में लिया गया। वेनेथियन, हेम्प, सैनक्लॉथ, ये वो कैनवास था जो कि पानी के जहाज़ों में दिशा के निर्देशों के लिए जो कपड़ा लगाया जाता था, ये वही क्वालिटी थी। ये उतना ही स्ट्रॉन्ग था, उतना ही टाइट बुना हुआ था। ये उस जमाने में यूज में लिया जाता था 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी के बाद ये 15वीं शताब्दी में भी यूज में लिया गया। लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो और न जाने कितने अन्य कलाकारों ने इस कैनवास को यूज में लिए। उसके बाद मार्केट में बाजार के अंदर दूसरे अन्य कई कैनवास आने लगे, जिनमें मुख्य रूप से लीलन था। लीलन बहुत अधिक समय तक बाजार में टिका रहा। लीलन कैनवास ज़्यादातर सभी जितने भी महान कलाकार रहे, लियोनार्डो, राफेल, माइकल एंजेलो, वैन गॉग, सब जितने भी महान कलाकार रहे, उन सभी ने लीलन के कैनवासों को यूज में लिया, उसकी गुणवत्ता को आधार में देखते हुए। मुख्यतः रूप से बाजार में आज की तारीख में अगर मैं ये कहूँ कि कौन कौन से कैनवास अवेलेबल हैं, कौन कौन से कैनवास अभी बाजार में उपलब्ध हैं, तो मैं 2 कैनवासों के नाम आपको बताना चाहूँगा। 2 तरीके के मुख्य कैनवास हैं, एक जो कपास से निर्मित है, दूसरा लीलन से निर्मित। अब बात आती है कि कपास से निर्मित में कितने तरीके के कैनवास बनते हैं तथा लीलन में निर्मित कितने तरीके के कैनवास बनते हैं, क्योंकि हर प्रोडक्ट कई क्वालिटी के अंदर मार्केट में उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कि उसे निचले तबके से लेके ऊपर वाले उच्च तबके तक के लोग खरीद सकें, आर्टिस्ट लोग खरीद सकें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कपास से बने हुए कैनवास की। तो कैनवास जो कपास से जो कैनवास बना, उसके अंदर मुख्य रूप से जो सर्वप्रथम पहला कैनवास आया था वो था प्लेन कैनवास। हम प्लेन कैनवास की तरफ चलते हैं कि प्लेन कैनवास किस तरीके से, उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, उसके फॉल्ट क्या हैं, उसमें किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, किस तरीके से वो सही है, किस तरीके से वो गलत है। प्लेन कैनवास, उसके अंदर सीधा और सरल एक मुख्य बिंदु यह है कि वो सस्ता और चीप क्वालिटी का था प्लेन कैनवास। क्यों? क्योंकि कैनवास की अच्छी क्वालिटी डिपेंड करती है उसकी कसावट पर, उनके बीच के गैप पर। अगर कैनवास जो कपड़ा होता है, कपास का एक कपड़ा, उसको जब हम बुनेंगे, तो जब कैनवास के कपड़े को बुना जाता है तो उसके बीच में छोटे छोटे छिद्र अगर छूटते हैं, वो जितना ढीला बुना जाता है उतना ही कम वो कैनवास क्वालिटी का होगा, और जो कैनवास जितना ज़्यादा टाइट और कसकर बुना गया है वो कैनवास उतने ही उच्च क्वालिटी का होगा। तो पहला कैनवास जो हमारे समक्ष हमें देखने को मिलता है वो है प्लेन कैनवास। उसके बाद दूसरा कैनवास आता है कॉटन डक कैनवास। अब प्लेन कैनवास के बाद जब दूसरे कैनवास की हम बात करते हैं, कॉटन डक कैनवास। मार्केट में कॉटन डक कैनवास बहुत ज़्यादा तादाद में उपलब्ध है, क्योंकि यह कैनवास अच्छी क्वालिटी में बुना हुआ है, एक बहुत ही अच्छे तरीके से बुना हुआ,
प्लस टेक्सचर भी उसका बना हुआ है पूरा का पूरा, प्लस उसके बीच के जो गैप्स हैं वो उतने नहीं हैं जितने कि प्लेन कैनवास के अंदर थे। तो डक कैनवास मार्केट में ज़्यादा क्वांटिटी में आया, मार्केट में बहुत ज़्यादा रूप में अभी भी उपलब्ध है, बहुत ज़्यादा रूप में मिलता है हमें। तो डक कैनवास की क्वालिटी इसलिए अच्छी है क्योंकि वो आर्टिस्टों को भी पसंद आया और स्टूडेंटों को भी पसंद आया। उसकी कॉस्ट प्लेन कैनवास से थोड़ी सी ज़्यादा थी, गौर करिएगा कि प्लेन कैनवास से थोड़ी सी ज़्यादा थी, लेकिन क्वालिटी अच्छी थी। जहाँ की प्लेन कैनवास इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं था जितना कि डक कैनवास आया। तो डक कैनवास मार्केट में जब आया तो उसने सारे जितने भी उससे पहले जो जितने भी प्लाईवुड के वक्त थे, जितने भी पैनल वर्क्स चल रहे थे, जो जितने भी जूट के कैनवासेस चल रहे थे, जो टेम्परेरी जूट के कैनवासेस चल रहे थे, उन सब का धंधा बंद कर दिया और जूट के कैनवास को, मतलब कुल मिला के जूट के कैनवास को पूरे अच्छी तरीके से उसने नष्ट कर दिया। मार्केट में अपनी जगह बना दी कॉटन डक कैनवास ने, और आज भी बनाए हुए हैं। आज भी हम अगर कॉटन डक कैनवास की क्वालिटी की बात करें तो मार्केट में बहुत सी कंपनी है, जैसे इंदौर के कैनवास, पिकासो, ब्रूस्टो, वेंगोक, कैमलिन, ये कुछ ब्रांड्स हैं जो आज भी डक कैनवास सप्लाई करते हैं अच्छी गुणवत्ता के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ। और जब बात आती है गुणवत्ता के साथ में अच्छे प्रोडक्ट को बेचने की, तब हमें कॉटन डक कैनवास दिखलाई पड़ता है। दूसरा कैनवास आता है इटालियन पॉली कॉटन कैनवास। अब इटालियन पॉली कॉटन कैनवास के जब हम बारे में बात करते हैं कि ये थोड़ा सा डक कैनवास, जो डक कॉटन कैनवास था उससे थोड़ी सी उच्च क्वालिटी का, थोड़ा सा अधिक गुणवत्ता के साथ और अच्छी क्वालिटी के साथ। मोस्टली इसे आर्टिस्ट यूज़ में लेते हैं, अच्छे अच्छे जो आर्टिस्ट हैं, जो वरिष्ठ आर्टिस्ट हैं, जो एमिनेंट आर्टिस्ट हैं, क्योंकि नो डाउट वो मार्केट में थोड़ा सा महंगा बिक रहा है, इसलिए स्टूडेंट उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। बट क्वालिटी डक कैनवास से बेहतर है। अब डक कैनवास से किस तरीके से, किस पैमाने पे बेहतर है, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि कसा हुआ ज़्यादा, प्लस टेक्सचर बना हुआ, साइजिंग ज़्यादा, प्राइमर के कोट्स ज़्यादा, सब कुछ प्रॉपर तरीके से मैनेज कर कर लगाया हुआ है। जबकि इतनी डिटेल में ध्यान डक कैनवास में प्लस प्लेन कैनवास में नहीं दी गई। किसी भी चीज़ में अगर समय लगता है, गुणवत्ता अच्छी होती है, तो नो डाउट वो चीज़ मार्केट में महंगी बिकेगी। तो पॉली कॉटन कैनवास, इटालियन पॉली कॉटन जो कैनवास है वो महंगा है, पर बाकी कैनवासों से बहुत ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद जो कैनवास आता है वो हमारे समक्ष आता है नो ग्रेन कैनवास। अब पॉली कॉटन कैनवास के बाद भी, इटालियन पॉली कॉटन कैनवास के बाद भी अगर कोई अच्छी क्वालिटी आई मार्केट में है, आज भी अवेलेबल है, तो वो है नो ग्रेन कैनवास। अब नो ग्रेन कैनवास में ऐसा क्या है जो प्लेन कॉटन कैनवास में नहीं था, डक कॉटन कैनवास में नहीं था, इटालियन पॉली कॉटन कैनवास में नहीं था? ऐसा क्या है जो कि नो ग्रेन कैनवास में है? पहली चीज बुनाई। मैं वापस उसी चीज पे बार बार वजन डालना चाहूंगा कि कैनवास की क्वालिटी डिपेंड करती है उसकी बुनाई के टाइटनेस पे। वो जितना कसकर बुना होगा, जितना कसकर बुना होगा, उसके बीच के जो जितने भी गैप्स हैं, ये दिख रहे हैं आपको फिंगर्स के बीच में जो गैप्स दिख रहे हैं, ये जो गैप, ये गैप नहीं दिखने चाहिए। जितने कम गैप होंगे, जितना कसा हुआ होगा, वो उतना ही अच्छा कैनवास होगा और अच्छी गुणवत्ता के साथ, अच्छे कॉटन के साथ में वो यूज में लिया जाए। कॉटन की भी कई क्वालिटीज होती है जो कि मैं आपको लोगों को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। प्लेन कॉटन, डक कैनवास, इटालियन पॉली कॉटन, उसके बाद में नो ग्रेन। नो ग्रेन सबसे उच्चतम क्वालिटी का है। रेयर केसों में, रेयरली बहुत कम आर्टिस्ट यूज में लेते हैं, बट बहुत एक्सपेंसिव है। एक आम स्टूडेंट या एक न्यू कमर, एक आर्टिस्ट के लिए मैं कहूँ कि वो नो ग्रेन कैनवास यूज में ले, तो मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, क्योंकि मार्केट में अच्छी गुणवत्ता का अच्छा प्रोडक्ट नो डाउट महंगा होगा। इसीलिए कॉटन डक कैनवास मार्केट में ज्यादा चला, क्योंकि उसकी गुणवत्ता भी ठीक थी, प्लस चीप रेट पर मिल रहा था। उतना महंगा नहीं था जितना कि बाकी के कैनवासेस हैं। नो ग्रेन कैनवास में और ऐसी क्या चीज थी जो बहुत उसे अच्छा बनाने पे रहती है? दूसरा, टेक्सचर। किसी भी कैनवास को उसका टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका टेक्सचर क्यों? क्योंकि टेक्सचर के साथ में ही हमारा जो कलर है वो इम्पैक्ट करता है। कलर के साथ में, उसके साथ में
वो रिएक्ट करता है। अगर टेक्सचर अच्छा नहीं होगा तो कलर उतना रिएक्ट नहीं कर पाएगा। कैनवास जितना प्लेन होगा, जितना उसका सरफेस बिल्कुल प्लेन होगा, कैनवास पे जब कलर लगेगा तो वो भी उतना ही प्लेन और ग्लॉसी इफेक्ट देगा। बट मान के चलिए कि नो ग्रेन कैनवास है, ठीक है, उसमें टेक्सचर है। अब आर्टिस्ट को स्किन टच देना है, स्किन का अगर टच देना है, हल्का सा भी स्किन का टच देना है, तो वो उस टेक्सचर को यूज में लेगा, और जब उस पर वो कलर लगाएगा तो वो हल्का सा थोड़ा बहुत खुरदरापन उसमें होगा, और वो खुरदरापन की वजह से वो नेचुरल स्किन का इफेक्ट देगा। तो कहीं ना कहीं वो क्वालिटी आर्टिस्ट को उसके पोर्ट्रेट में हेल्प करेगी। अगर मान के चलिए कि वो लैंडस्केप के अंदर पर्वत बना रहा है, पहाड़ बना रहा है, झाड़ियाँ बना रहा है, तो वो टेक्सचर कहीं ना कहीं उसको हेल्प करेगा। तो नो ग्रेन कैनवास की क्वालिटी बेहतर थी बाकी सभी कैनवासों से, इसलिए वो ज़्यादा महंगा बिकता है मार्केट में। उसके बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा यूज में लिया गया कैनवासेस है वो है लीलन। लीलन से बने कैनवास। अब लीलन से बने कैनवास मार्केट में इतने क्यों चले? क्योंकि लीलन का कैनवास नो डाउट एक्सपेंसिव है। कॉटन और ये जितने भी डक कॉटन हुआ, पॉली कॉटन हुआ, सब उसके सामने थोड़े से चीप रेट में है, क्योंकि लीलन बहुत महंगा है। और लीलन के कैनवास रेयर केस में रेयर आर्टिस्ट यूज में लेते थे, आज भी लेते हैं। आज भी अगर हम किसी गैलरी में जाएं, ठीक है, और गैलरी में जाएं, अगर उसके नीचे वो मेंशन करता है आर्टिस्ट की एक्रेलिक कलर ऑन लीलन कैनवास, समझ रहे हैं आप? एक्रेलिक कलर ऑन लीलन कैनवास, दैट मीन्स वो बताना चाह रहा है कि मैंने ये लीलन पे बनाया, मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी है, लॉन्ग लास्टिक है, और इसका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा रहेगा। अधिक समय तक वो सुरक्षित रह पाएगी, अधिक समय तक वो ठहर पाएगी। लियोनार्डो की कई पेंटिंग्स है, पुरानी जितनी भी पेंटिंग्स, द लास्ट सफर, वो तो जो वॉल पे थी, मोनालिसा पैनल पे थी, और भी कई पेंटिंग्स हैं जो कैनवासेस पे की गई, वो आज भी मौजूद हैं। वैन गोग की कितनी हैं, स्केरी नाइट्स, कई ऐसी पेंटिंग्स हैं जो आज भी क्रैक नहीं हुई हैं, आज भी उनके कलर में वो प्योरिटी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लीलन के कैनवासेस यूज में लिए। ये तो चलो मैं यूरोपियन कलाकारों के बारे में बात करता हूँ, चलो मैं आता हूँ इंडियन कलाकारों पे। तो इंडियन कलाकारों में भी बहुत से रहे, अरविंद्रनाथ टैगोर रहे, राजा रवि वर्मा रहे, IMF हुसैन रहे, सबने लीलन पे काम किया। कॉटन पे भी किया लेकिन लीलन पे किया। राजा रवि वर्मा सर ने बहुत मात्रा में लीलन पे काम किया। उनके जितने भी रियलिस्टिक वर्क थे ज़्यादातर लीलन कैनवास पर ही थे। क्यों? क्योंकि आर्टिस्ट इस चीज़ की महत्वता को जानता है कि वह जिस वर्क को कर रहा है क्या वो अधिक समय तक रुक पाएगा, उसका इम्पैक्ट, उसका आकर्षण उतना रहेगा जितना शायद कॉटन के कैनवास पे रहता, नहीं रह पाएगा। कॉटन के कैनवास में और लीलन के कैनवास में बहुत अंतर है, रात दिन का अंतर है। लीलन का कैनवास अधिक अच्छा इम्पैक्ट पटकता है जब उसके साथ में कलर को प्ले किया जाए। अगर आप अच्छे से कैनवास को स्ट्रेच नहीं करेंगे, अगर आप कैनवास को अच्छे से उसके साथ उस पर प्राइमर के कोट्स नहीं लगाएंगे, तो नो डाउट आपकी पेंटिंग में वो इंप्रेशन नहीं आएगा। तो लीलन के कैनवास में ये चीज़ है, उस पर इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। अब लीलन के कैनवास की बात आती है तो लीलन के अब जैसे कॉटन के कैनवास अगर हम स्ट्रेच करते हैं, तो कॉटन के कैनवास को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो हम उसे खींच सकते हैं, चारों तरफ से हम उसे खींच सकते हैं, क्योंकि उस पर जो प्रोसेस होकर गुजरा है, जिस तरीके से वो कैनवास बना है, उससे हम उसको खींचने में सक्षम है, उसको खींच सकते हैं। वो फटेगा नहीं, ना ही उसके बीच के गैप पारदर्शी होंगे। जब हम उसको खींचेंगे तो वो इस तरीके से पारदर्शी नहीं होगा, बीच के छेद नहीं दिखेंगे, बीच के बिंदु नहीं दिखेंगे। बट लीलन के साथ ऐसा नहीं है। लीलन को कभी खींचकर नहीं लगाया जा सकता। लीलन को कैनवास पे स्ट्रेच, बिल्कुल हल्के हाथों से धीरे से कैनवास पे स्ट्रेच किया जाता है, उसके बाद उस पर आगे के प्रोसेस किए जाते हैं। लीलन के कैनवास की गुणवत्ता के आधार पर ही वो मार्केट में ज़्यादातर बिकता है। उसके बाद तीसरी चीज़, अगर हम कैनवास की बारे में बात करें कि कैनवास किस तरीके से बेहतर और अच्छा बनाया जा सकता है, तो उसके लिए हमें उसके एक पॉइंट को और समझना पड़ेगा, जो पॉइंट है बुनाई। कि बुनाई किस प्रकार की जाती है, कैनवास की बुनाई किस आधार पर की जाती है। अगर कैनवास को अच्छी क्वालिटी का बनाना है तो उसे हमें थिक यानी कि गाढ़ा बुनना होगा। अगर हमें उससे बिल्कुल चीप क्वालिटी का बनाना है, सस्ता मटेरियल बनाना है, सस्ते रूप में उसे मार्केट में उतारना है, तो उसमें उसकी बुनाई में हमें कुछ गैप छोड़ने होंगे। तो सारे जो ये गैप हम छोड़ेंगे, उसी की वजह से उसका वेट भी कम होगा, और वेट कम होगा तो वो मार्केट में सस्ते रूप में अवेलेबल हो पाएगा। जबकि महंगा कैनवास इसी कारण से होता है क्योंकि वह अधिक टाइट बुनाई की वजह से मार्केट में उपलब्ध हो पाता है।
इसलिए वह महंगा होता है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा पॉइंट एक और आता है वो ये आता है कि वजन कितना हो। कैनवास की वजन में भी बहुत महत्वपूर्णता है कि वजन ज़्यादा हो कम हो, किस तरीके का हो। वजन जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही अच्छा कैनवास होगा। अच्छे कैनवास के लिए हमें ज़्यादा वजन, ज़्यादा बुना हुआ कपड़ा लेना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है, कैनवास को अच्छा बनाने के लिए हमें और क्या करना चाहिए, तो वो होता है साइजिंग एंड प्राइमिंग विथ ए ग्राउंड। मतलब हमें साइजिंग करनी है कैनवास के ऊपर। मोस्टली ये ऑयल कैनवासेस के लिए किया जाता है, बट मार्केट में एक्रेलिक कैनवास के लिए भी अवेलेबल है। साइजिंग कैनवास को अगर मैं सीधे और हिंदी शब्दों में कहूँ तो ये एक तरीके से सरेस का घोल होता है, जिसे सरेस कहा जाता है इंडिया में, जिसे सरेस के रूप में बेचा भी जाता है। ये एक तरीके से गोंद की तरह होता है, गोंद एक रबड़ की तरह खींचने वाला पदार्थ। इसका कोट जब कैनवास के कपड़े मतलब इस कपड़े पे लगाया जाता है तो वो उसके बीच के जो छिद्र हैं, कैनवास के कपड़े के बीच के जो छिद्र हैं, चाहे वो टाइट बुना हुआ हो चाहे वो कम बुना हुआ हो, कहीं ना कहीं हल्के फुल्के छोटे से छिद्र रह जाते हैं। उन छिद्रों के अंदर हम साइजिंग करते हैं और साइजिंग की वजह से वह कैनवास एक प्लेन सरफेस की तरह हो जाता है। हल्का फुल्का जो उसके अंदर के जो छिद्र होते हैं वो भर जाते हैं और वो काम करने के अगले चरण की तरफ पहुंच जाता है। तो साइजिंग बहुत ज़रूरी है। साइजिंग किस तरीके से की जाती है? साइजिंग के एक कोट, अगर हम आर्टिस्टिक कैनवास की बात करें अगर हम, तो एक कोट काफ़ी है। साइजिंग यानी कि सरेस का घोल अगर जब हम स्टूडेंट के कैनवास पर लगाते हैं तो उसका एक कोट या दो कोट काफ़ी होता है, क्योंकि स्टूडेंट पीरियड में स्टूडेंट सीख रहा होता है, इसलिए उसमें उतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं होती है। बट जब बात आती है आर्टिस्ट की, तो आर्टिस्ट के कैनवास पर 2 से 4 कोट हम साइजिंग के लगाएंगे, ताकि अगर हम जैसे ऑयल कलर कर रहे हैं तो वो ऑयल कलर कैनवास के कपड़े के अंदर मर्ज ना हो जाए, उसके अंदर मिक्स ना हो जाए, कलर के साथ में कैनवास का संबंध बना रहे, बट वो फैले ना। जैसे जिस तरीके से वाटर कलर पानी के साथ में फ्लो करता है, वैसे ही ऑयल कलर अगर हम बिना साइजिंग के कैनवास पर करेंगे तो वो फैल जाएगा ऑयल के साथ में। इसलिए हमें साइजिंग करनी बहुत ज़रूरी है। साइजिंग के बाद जो दूसरी चीज़ आती है हमारे पास वो है प्राइमर। अब प्राइमर किस तरीके से किया जाता है, प्राइमर होता क्या है, प्राइमर कई तरीके के आते हैं। तो मार्केट में कई तरीके के प्राइमर्स अवेलेबल हैं। स्टूडेंट लाइफ में अगर कैनवासेस जब हम बनाते हैं तो टेक्सचर वाइट करके एक कैमलिन का व अन्य कंपनियों का एक पैकेट आता है, उसे हम नियमित रूप से जैसे 50% पानी 50% टेक्सचर वाइट, 50% पानी 50% प्राइमर, दोनों एक ही बात है, दोनों इक्वली एक ही संबंध रखते हैं। तो जब हम प्राइमर करने जाते हैं तो प्राइमर किस तरीके से किया जाता है, पहले तो मैं विधि बता दूं आपको कि जब कैनवास के कपड़े पे, कॉटन के कपड़े पे जो हम प्राइमर कर रहे हैं, तो प्राइमर करते टाइम 50% पानी और 50% प्राइमर, दोनों को एक साथ किसी एक बाउल के अंदर हम घोल लेंगे। उसे अच्छे से तब तक घोलेंगे जब तक उसमें जो छोटी छोटी डलियां हैं वो निकल ना जाए। उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। करने में हम प्राइमर डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। कई स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो जल्दी उसका रिजल्ट पाने के लिए उस पर डायरेक्ट प्राइमर अप्लाई करते हैं, जबकि प्रोसेस ये नहीं है। प्रोसेस ये है कि प्राइमर लेयर बाय लेयर किया जाता है। जो 50% का जो घोल है मैंने आप लोगों को बताया है, उस घोल को पहले एक बार एक कोट लगाएंगे, एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु, कुछ इस तरीके से। मैं ब्रश को इस तरीके से लेके जाऊंगा, वापस लाऊंगा, ऐसे लेके जाऊंगा, वापस लाऊंगा, इस तरीके से। ब्रश को हमें बार बार लेके जाना है, ऐसे ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलाना है, उसकी फ्रीक्वेंसी टूट जाएगी, उस टेक्सचर में वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, टेक्सचर में वो अच्छे से नहीं हो पाएगा और सरफेस प्लेन हमें नहीं मिलेगा, उबड़ खाबड़ मिलेगा, क्योंकि प्राइमर हमने ढंग से नहीं लगाया है, उसकी लेयर्स हमने इक्वल नहीं लगाई है। क्योंकि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट पे हमें ऐसे लगाना है, फिर दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट पे आना। इस तरीके से हमें पूरे कैनवास पर प्राइमर करना है। अब प्राइमर के कोट जब हम कर रहे हैं, चलो हमने एक कोट कर दिया, ठीक है, उस कोट को सूखने के लिए 1 घंटा या 30 मिनट लगता है। वो डिपेंड करता है कि वेदर कैसा है, वेदर पे बहुत डिपेंड करता है। जब आप गर्मी में प्राइमर कर रहे हैं तो वो जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइमर एक्रेलिक का ही पार्ट है
जो एक्रेलिक कलर्स आते हैं उसी के आसपास का पार्ट है, इसलिए प्राइमर बहुत जल्दी सूखता है। ऑयल कलर की तरह नहीं है। ऑयल कलर अगर आज उसकी ट्यूब मैं आज प्लेट में निकालता हूँ तो कल या परसों भी उतना ही ताज़ा रहेगा। जैसे मैं उसमें ऑयल मिलाऊंगा वो बिल्कुल वैसा ही जीवित हो जाएगा, वो वैसा ही हो जाएगा जैसे वो पहले दिन ट्यूब से निकलने पे था। तो प्राइमर एक्रेलिक के आसपास होता है, वो निकलते ही जल्दी सूखता है, इसलिए आधा या 1 घंटा इनफ है। जिस तरीके से हमने प्राइमर लगाया, पहला कोट लगा लिया हमने, फिर वो सूख गया, उसको सूख जाने के बाद सैंड पेपर अर्थात रेज मार्क से हम उसकी हल्की फुल्की घिसाई करेंगे, हल्का फुल्का उसको रब करेंगे धीरे 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 चारों तरफ इक्वल पार्ट में। ज़्यादा कर देंगे तो कैनवास डैमेज हो सकता है, कम करेंगे तो वो ऊपर खाबर वाला इम्पैक्ट उस पर दिखेगा। इसलिए आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि बिल्कुल इक्वल हल्के हाथों से रेज मार्क को पूरे कैनवास पर फिरा देना है। जैसे ही वो पूरे कैनवास पे हो जाएगा, फिर आपको वही 50% वाला कोट बनाना है जो मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया। 50% टेक्सचर वाइट, 50% पानी, दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। कब तक? जब तक कि उसकी छोटी छोटी डलियाँ ख़त्म ना हो जाए। उनको जैसे ही हम मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करने के बाद आप उसको कैनवास पर फिर वैसे ही अप्लाई करेंगे। 1 पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट, पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक ब्रश को, फ्लैट ब्रश को, राउंड ब्रश से नहीं, फ्लैट ब्रश से करना है। छोटी ब्रश से नहीं करना है, बड़ी ब्रश से करेंगे, क्योंकि जितनी छोटी ब्रश से करेंगे उतने ही पेचेस आने का डर रहेगा, और जितने ज़्यादा पेचेस आएंगे वो उतना ही ऊबड़ खाबड़ हो जाएगा और कैनवास हमारा अच्छा नहीं बनेगा। और फाइनली जब हम पेंटिंग बनाएंगे तो उसका इम्पैक्ट उतना अच्छा नहीं आएगा, वो उतना आकर्षक नहीं दिखेगा। इसलिए चौड़ी ब्रश, बड़ी ब्रश को हम यूज़ में लेंगे, सिंथेटिक वाली फ्लैट ब्रश उसको यूज़ में लेंगे, और प्राइमर के उस घोल को दोबारा लगाएंगे। जैसे आपने उस प्राइमर के घोल को दोबारा लगा दिया, उसके बाद आपको उसके ऊपर फिर दोबारा सैंड पेपर अर्थात रेज मार्क लगाकर दोबारा फिर वैसे ही घिसाई करनी है। उसके बाद जैसे ही उसको आधा या 1 घंटे के लिए सूखने के लिए रख देंगे। ये प्रक्रिया 2 से 3 बार करनी है। फिर दोबारा उसके ऊपर टेक्सचर वाइट, वही 50% टेक्सचर वाइट, 50% पानी। ये प्रोसेस हम 2 से 3 बार 4 बार करेंगे। स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ में अगर हम जैसे कैनवास में जितना कम करें चलेगा, 3 कोट भी करेंगे हम तो चलेगा, बट एक अच्छे आर्टिस्ट को अच्छे कैनवास को तैयार करने के लिए हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से प्राइमर को लगाने की ज़रूरत है। उसके अधिक कोट पतले पतले, जो मैंने बताया ना, डायरेक्ट भी अप्लाई कर देते हैं। स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो 4-5 बार इस प्रोसेस से गुजरने की अवज में वो डायरेक्ट सीधा टेक्सचर वाइट अप्लाई करते हैं, पहले ही कोट में सारा एक साथ अप्लाई करते हैं। 90% टेक्सचर वाइट लेके 10% पानी के साथ मिक्स करके, जो कि उससे बिल्कुल प्लेन सरफेस कर देता है, कैनवास के टेक्सचर को वो खो देते हैं। ऐसे करके उतना इम्पैक्ट, उतना असर नहीं आ पाता जो कैनवास को बनने के लिए, तैयार होने के लिए जो लगता है, जो समय लगता है। उस विधि के अनुरूप अगर हम चलेंगे तो एक अच्छा कैनवास तैयार होगा। अदरवाइज जल्दबाजी में अगर हमने सीधा टेक्सचर वाइट लगा दिया तो उतना अच्छा कैनवास तैयार नहीं होगा। तो सबसे बड़ी गलती यह है, उसको इग्नोर करना है कि टेक्सचर वाइट को डायरेक्ट नहीं लगाना है। टेक्सचर वाइट को लेयर बाय लेयर, सैंड पेपर टेक्सचर वाइट, सैंड पेपर टेक्सचर वाइट, सैंड पेपर टेक्सचर वाइट, इस तरीके से हमारा कैनवास रेडी हो जाएगा। प्राइमर के बाद में हमारे पास आता है एक्रेलिक प्राइमर। अब आप लोग बोलेंगे प्राइमर और एक्रेलिक प्राइमर में इतना क्या अंतर है, तो मैं आप लोगों को एक सीधा अंतर बता दूं कि क्वालिटी का बहुत अंतर है। एक्रेलिक प्राइमर मोस्टली एक्रेलिक कैनवास के लिए ही बनाया जाता है, वो ऑयल कैनवास में आप यूज़ में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऑयल कैनवास का जो प्राइमर आता है वो एक अलग तरीके का प्राइमर आता है। तो एक्रेलिक कैनवास में जो प्राइमर यूज़ में लिया जाता है, इसकी क्वालिटी बिल्कुल महीन होती है, वो और ज़्यादा बारीक होता है। एक्रेलिक कैनवास के अंदर जो के प्राइमर हम लगाते हैं, प्रोसेस वही रहेगा कि लगाना, सुखाना, रेज मार्क से उसे घिसना, फिर वापस लगाना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। विधि वही है, बट क्वालिटी कहीं ना कहीं, गुणवत्ता हमें इन चीज़ों में बांटती है, जो कि एक्रेलिक की अलग गुणवत्ता है, प्राइमर की अलग गुणवत्ता है। दोनों की गुणवत्ता में बहुत अंतर है। तो प्राइमर अगर नॉर्मली हम ये नहीं कह सकते कि प्राइमरी हम कैनवास पे ही यूज़ में ले सकते हैं, कि प्राइमर हम किसी भी चीज़ पे यूज़ में ले सकते हैं। आप वुड पे भी ले सकते हैं प्राइमर, आप वॉल पे भी यूज़ में ले सकते हैं प्राइमर, आप कांच की बोतल पे भी यूज़ में ले सकते हैं। प्राइमर हर जगह काम करेगा। पर बात आती है एक्रेलिक प्राइमर की। तो
एक्रेलिक प्राइमर हर जगह काम नहीं आएगा, वो सिर्फ कैनवास के लिए बनाया है और एक्रेलिक कलर्स के लिए बनाया है। तो एक्रेलिक प्राइमर बेसिकली एक्रेलिक पेंटिंग्स के लिए ही बना है और वो कैनवास पर उसी प्रोसेस से लगाया जाता है जैसे कि बाकी मैंने अभी विधि बताई थी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले, उसी तरीके से उस प्राइमर को भी किया जाता है। उसके बाद में हमारे पास आता है ऑयल प्राइमर। अब ऑयल प्राइमर में आप पूछेंगे कि ऑयल प्राइमर में क्या डिफरेंट है, कि एक्रेलिक से अलग है, प्राइमर से अलग है। सीधा सीधा बड़ा और सटीक और सरल अंतर यह है कि वह ऑयल के साथ किया जाता है, पानी के साथ नहीं। पानी के साथ नहीं किया जाता जबकि ऑयल के साथ में किया जाता है। तो ऑयल प्राइमर जो आता है उसको ऑयल कलर के साथ में किया जाता है। प्रोसेस वही रहेगा, लगाना, रेज मार्क से हल्का सा घिसना, रेज मार्क से लगाना, बट इस बीच में कोई चीज, कुछ ऐसा पॉइंट है जो चेंज हुआ है। क्या? सूखने की प्रवृत्ति, सूखने का तरीका। आप उसे डस्ट के आसपास धूप में नहीं रख सकते क्योंकि ऑयल है तो डस्ट को खींचेगा, गंदगी को खींचेगा। आपको उसको छाया में ही सुखाना है, लेकिन ऐसी जगह जहां डस्ट ना आए, प्लस सूखने के लिए उसे एक निश्चित समय चाहिए। निश्चित समय मतलब कि मैं ये कहूँ कि आपको पूरा एक दिन, आई थिंक ऑयल है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन भी हो सकता है ऑयल प्राइमर। वो डिपेंड करता है क्वालिटी पे। मार्केट में कई तरीके के ऑयल प्राइमर्स आ रहे हैं। एक दिन में भी सूख जाता है, दूसरा 2 दिन में भी सूख जाता है, तीसरा 3 दिन में भी नहीं सूखता। तो डिपेंड करता है क्वालिटी। गुणवत्ता हर जगह काम आएगी। गुणवत्ता जहाँ थोड़ा सा पैसा बढ़ा, गुणवत्ता अच्छी मिली। बट बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें पैसा भी कम है और गुणवत्ता भी ज़्यादा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था डक कैनवास, जो मार्केट में अभी भी है, शायद मैं भी यूज़ में लेता हूँ। मैं जब पेंटिंग करता हूँ तो डक कैनवास ही यूज़ में लेता हूँ। तो हम कहाँ थे? ऑयल में, ऑयल प्राइमर। तो ऑयल प्राइमर ऑयल के साथ में मिक्स किया जाता है, उतना ही, वही 50% रेशो। वो डिपेंड करता है कि आपको कितने कोट लगाने हैं। कम कोट लगाने हैं तो हम प्राइमर की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, उसकी मात्रा बढ़ा देंगे। ज़्यादा लगाना है तो ऑयल की मात्रा बढ़ा देंगे, प्राइमर की मात्रा कम कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आता है जेन्युइन जेसो। जेन्युइन जेसो के बारे में पूछेंगे आप, जेन्युइन जेसो क्या है? देखो, जेन्युइन जेसो जो है वो कैनवास पर किया जाता है, और ये कैनवास पर इसलिए किया जाता है ताकि उसके जो टेक्सचर हैं वो बने रहें, और टेक्सचर के साथ में जब आप अपने कलर्स को प्ले करें तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट आए, उसका एक अच्छा इम्पैक्ट उसके ऊपर आए। तो जेन्युइन जेसो की कई क्वालिटीज़ आती हैं। अगर जेसो की मैं एक ये सीधा सा एक मोटे रूप में और सरल रूप में बताऊं तो जेसो एक्रेलिक कलर के लिए भी यूज़ में लिया जाता है। एक्रेलिक कलर को ज़्यादा देर तक चलाएं, क्योंकि एक्रेलिक कलर ऐसा है कि देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑयल कलर जब हमने ट्यूब में निकाला हमने उससे को आज से काम किया। मैंने ऑयल कलर से आज से काम किया, उसको मैंने कल भी काम किया उसी प्लेट में उसी कलर से, और मैंने उससे परसों भी काम किया। 2-3 दिन तक वो प्लेट में सूखा नहीं, खराब नहीं हुआ वो कलर। लेकिन एक्रेलिक के साथ ये नहीं है। एक्रेलिक के ट्यूब में से, एक्रेलिक के बॉक्स में से, डिब्बे में से, जहाँ से भी आप एक्रेलिक को प्लेट में निकालते हैं, आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद वो कलर सूख जाता है। 10 मिनट के बाद वो कलर सूख जाता है, और इस सूखने की अवधि को कम करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा कि सूखने की अवधि को कम करने के लिए जेसो का प्रयोग किया जाता है। जेसो ट्रांसपेरेंट भी आता है, वाइट कलर में भी आता है। तो ट्रांसपेरेंट जो जेसो है वो कलर की अवधि को बढ़ाता है, नो डाउट उसकी थिकनेस भी बढ़ाएगा, उस कलर को ज़्यादा भी कर देगा, हल्का सा कलर फीका पड़ सकता है, बट उसकी सूखने की अवधि को वो कम कर देगा। जो लोग एक्रेलिक में काम करना पसंद करते हैं लेकिन समय सूखने की वजह से उन्हें एक्रेलिक मीडियम थोड़ा सा बुरा लगे, तो वो टाइम ड्यूरेशन को कम करने के लिए वो एक्रेलिक कलर के में जेसो मिला सकते हैं। जेसो मिलाने के बाद एक्रेलिक कलर ज़्यादा देर तक जल्दी नहीं सूखेगा, थोड़ा सा समय लेगा, आधा घंटा, इतना, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन हम नहीं बढ़ा सकते। ऑयल कलर में क्योंकि जहाँ ऑयल आ गया वहाँ पर हम टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आता है सरफेस टेक्सचर। सरफेस टेक्सचर क्या है? सीधा सा नाम से ही पता चल रहा है कि टेक्सचर से रिगार्डिंग है, ये टेक्सचर से रिलेटेड है। सरफेस टेक्सचर कैनवास के ऊपर जैसे मुझे लीव्स बनानी है, मुझे रिलीफ वर्क जैसा कुछ काम करना है,
मान के चलिए मैंने एक छोटी सी बटरफ्लाई बनाई और मुझे कैनवास से थोड़ी सी बाहर निकलती हुई चाहिए, आधा इंच, 1 इंच, थोड़ा सा थिकनेस, जैसे कि ये कैनवास है मैं बताऊँ, ठीक है, मुझे उससे इतनी बाहर चाहिए, हल्की सी रिलीफ वर्क की तरह, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ, किसी भी प्लेन सरफेस से हल्की सी चीज़ बाहर की तरफ निकली हुई। ये इफेक्ट किस चीज़ से आता है? टेक्सचर से। अब वो टेक्सचर किस चीज़ का हो सकता है? आर्टिस्ट बहुत सी चीज़ें यूज़ में लेते हैं आजकल मार्केट में जो अवेलेबल है, टेक्सचर वाइट। आप टेक्सचर वाइट भी यूज़ में ले सकते हैं और एक सरफेस टेक्सचर भी यूज़ में ले सकते हैं, दोनों यूज़ में ले सकते हैं। सरफेस टेक्सचर, तो टेक्सचर वाइट वही काम करता है। टेक्सचर वाइट आप उसको उस पर लगा देंगे, एक्रेलिक का ही आसपास का मीडियम है टेक्सचर वाइट, मैंने बताया था। प्राइमर, टेक्सचर वाइट, ये एक्रेलिक के आसपास की मीडियम से, तो कहीं ना कहीं सूखते जल्दी हैं। टेक्सचर वाइट अगर मैंने आज लगाया, मोटा थिक 1 इंच का टेक्सचर वाइट मैंने अगर कैनवास पे लगाया, उससे फ्लावर बना दिया या कुछ भी एनिमल बना दिया बाहर निकला हुआ रिलीफ वर्क की तरह, तो वो 1 दिन के अंदर अंदर सूख जाएगा, हार्ड फॉर्म में आ जाएगा, और ना वो क्रैक मारेगा, क्रैक भी नहीं मारेगा, क्योंकि वो एक रबड़ की तरह वहां पे जम जाएगा ठोस तरीके से। तो टेक्सचर वाइट बहुत से आर्टिस्ट हैं, जैसे मोनेट थे, उनके जो जितने भी लैंडस्केप्स थे उनमें भी टेक्सचर वाइट यूज में लिए थे, उन्होंने थिक कलर लगाए थे। वैन गॉग के कैनवासेस पे से 1-1 इंच कलर बाहर आता था। तो आप समझ पा रहे हैं थिकनेस, क्या वो कलर इतने लगाते थे? मुझे लगता है वो शायद टेक्सचर वाइट यूज में लेते थे, या ऐसा कुछ जो उस समय हुआ करता था, क्योंकि इतने कलर लगा पाना उस समय में या आज भी एक स्टूडेंट के लिए बड़ा कठिन है कि कैनवास के ऊपर से भी आधा इंच या 1 इंच ऊपर की तरफ कलर लगाना बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन टेक्सचर वाइट इतना महंगा नहीं है और इम्पैक्ट वही आता है, उतना ही अच्छा आता है, इसलिए स्टूडेंट्स टेक्सचर वाइट यूज में लेते हैं। सरफेस टेक्सचर के बाद अगर मैं सीधा आता हूँ कि फिर और क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरी है एक कैनवास को उत्तम क्वालिटी तक पहुँचाने में, तो उसके बाद एक सीधा है हमारे पास क्लियर प्राइमर। क्लियर प्राइमर को किस तरीके से यूज़ में लिया जाता है, जैसे कि नाम से ही प्रतिपादित हो रहा है कि वो किस तरीके का है। क्लियर यानी कि ट्रांसपेरेंसी, उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। जब क्लियर प्राइमर होता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी वाला होता है, एकदम ग्लास की तरह। जब हम क्लियर प्राइमर को कैनवास के ऊपर करते हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी आती है, और उस ट्रांसपेरेंसी से हमें कैनवास का जो नेचुरल टेक्सचर वो हमें दिखलाई पड़ता है, और वो सरफेस से ऊपर भी नहीं आता, बिल्कुल प्लेन भी नहीं होता, ग्लोसी नहीं आता है, बट हाँ वो दिखेगा नहीं बट होगा। क्लियर प्राइमर दिखता नहीं है बट होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है, लगता है कि प्राइमर नहीं किया है, बट जब लेकिन हम छू कर देखते हैं कैनवास को तो उसका सरफेस उतना खुरदरा नहीं होता जितना कि पहले था, क्योंकि उस पर क्लियर प्राइमर किया गया है, इसलिए वो ज़्यादा गुणवत्ता वाला और ज़्यादा बेहतर लगता है। अब ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हमने जान लिए क्या होता है, कौन सी चीज़ आती है, किस तरीके के प्रोडक्ट्स आते हैं, क्या अवेलेबल है मार्केट में, क्या क्या अवेलेबल नहीं है। आजकल तो मार्केट में बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे कैनवासेस हैं जो डायरेक्ट कंडक्ट होकर आते हैं, डायरेक्ट मिलते हैं, बनते हैं। मुझे नहीं लगता इतने प्रोसेस के बाद वो गुजरते हैं जितना ये प्रोसेस हमें बताया जाता है। आजकल अगर मैं एक सीधा सा, सटीक सा और सरल सा बोलूँ कि मुझे कैनवास बनाना है, तो कुछ नहीं, एक बुना हुआ कपड़ा लाना है, सीधा टेक्सचर वाइट या पहले प्राइमर का एक कोट मार देना, फिर उसके ऊपर एक टेक्सचर वाइट का कोट मार देना, 2 से 3, बस कैनवास रेडी। तो मार्केट में जो अभी स्टूडेंट लेवल के लिए जो कैनवासेस तैयार हैं वो कुछ इसी तरीके से हो रहे हैं, इसीलिए रिजल्ट में थोड़ा सा कमी आती है। तो क्लियर प्राइमर के बाद जो सीधा मुख्य बिंदु हमारे समक्ष आता है वो अब ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा, क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आता है, क्या मार्केट से क्या मिलता है, उसके बाद अब कैनवास किस तरीके से बनाएं। कपड़ा हमारे पास अवेलेबल है, अब हमें क्या करना है। जैसे कॉटन का कैनवास है, लिनन का कैनवास है, किसी भी तरह का, चलो कॉटन का कैनवास है, हमने स्ट्रेच कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके ऊपर सबसे पहले हम उसे वेट करेंगे, गीला करेंगे उस कैनवास को। सबसे पहले अब कैनवास बनाने की प्रक्रिया चल रही है, आप ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहले हम उसे गीला करेंगे। गीला करने के बाद उसके ऊपर हम सरेस या फिर जेसो के 2 कोट लगाएंगे। जेसो के कोट लगाने के बाद उसके ऊपर हम प्राइमर लगाएंगे। किस तरीके से, मैंने प्रोसेस बताया था, एक बिंदु से लेके दूसरे बिंदु तक, और तब तक जब तक कि वो सूख न जाए, फिर रेजमार्क लगा के फिर दोबारा हम उसके ऊपर लगाएंगे
प्राइमर, फिर एज मार्क से खींचेंगे, फिर दोबारा प्राइमर लगाएंगे। इस तरीके से ये प्रक्रिया होकर गुजरती जाएगी। आपको प्लेन सरफेस चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कोट लगाते जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, टेक्सचर वाइट का एक कोट भी लगा सकते हो आप ज़्यादा सही सरफेस के लिए। तो ये कुछ इस तरीके से हमने कैनवास को जाना। इस वीडियो में हमने कैनवास के बारे में बहुत बात करी कि किस तरीके से कैनवास बनता है, कैनवास कहाँ से आया, 14वीं शताब्दी से आया, अभी तक चल रहा है, किस किस तरीके के कैनवासेस चल रहे हैं, लीलन, कॉटन, बहुत से तरीके के, जूट के भी। तो ये कैनवासेस मार्केट में चल रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कैनवासेस से जुड़ी हुई हैं। आगे के वीडियोज़ में हम जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सुभारती रे सुभारती, सुभारती रे सुभारती।